हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्नो इंजन, कार्नो चक्र। इनकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है जिसकी दक्षता 100% होती है। मतलब यह पूर्ण रूप से जो होता है क्या करता है कि जो संपूर्ण रूप से जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है हमारा कार्नो इंजन। तो एक आदर्श इंजन है जिसकी दक्षता 100% होती है। यह कार्नो इंजन कोई व्यवहारिक इंजन नहीं है, केवल उत्क्रमणीय क्रियाओं पर आधारित काल्पनिक इंजन है। तो यहाँ पर बात की जा रही है उत्क्रमणीय क्रियाओं पर आधारित। तो उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों दिशाओं में जो क्या होता है कि दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया से उत्पाद बना, फिर उत्पाद से यह अभिक्रिया फिर से बदल जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह इस प्रकार का इंजन यह है कि यह क्या करता है कि उत्क्रमणीय क्रियाओं पर आधारित एक काल्पनिक इंजन हमने इसको कार्नो इंजन बनाया है, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये होता है कार्नो इंजन। अब हम लोग देखते हैं कार्नो प्रमेय के बारे में और उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो कार्नो चक्र, कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली, कार्नो चक्र को समझने के लिए 4 चरण होते हैं। इसमें से 2 समतापी होते हैं और 2 रुद्धोष्म होते हैं। तो उसको देखते हैं किस प्रकार से रुद्धोष्म होते हैं, किस प्रकार समतापी होते हैं। डायग्राम के थ्रू बहुत ही डिटेल तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इन दीवारों के माध्यम से हमारे समतापी और रुद्धोष्म को समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक आदर्श गैस हमारे पास अंदर भरी होती है। यहाँ पर हम लोग इसमें पिस्टन का यूज कर रहे हैं क्योंकि आदर्श गैस को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि उसके आयतन में हम लोग परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसी चीज को हम लोग को प्रेशर, आयतन और हमारा लास्ट फॉर्मेट में पीवी और टी टेम्परेचर पर हम लोग इन सभी चीजों को डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। इन्हीं के माध्यम से ही हमको समतापी, रुद्धोष्म और एक चक्रीय संरचना के रूप में सभी चीजों को समझना है। तो यहाँ बस हमारे पास सबसे पहले आपको पेपर में अगर आए तो इस डायग्राम को बना दीजिएगा, जिससे आपका ज्यादा भरा भरा लगेगा और टीचर सोचेंगे हाँ भाई ये अच्छा लिखा है, वैसे ऐसे करके हो सकता है। तो यहाँ बस हमारे पास एक पिस्टन होती है, आदर्श गैस भरी होती है। यहाँ बस हमारे पास कुचालक दीवार होते हैं, कुचालक दीवार और इधर सिलेंडर लगा होता है। यहाँ बस हमारे पास सुचालक दीवार होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर का कुचालक दीवार का अर्थ है कि यहाँ पर से हम कोई भी तापमान का अंदर बाहर होना असंभव है, मतलब तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कुचालक दीवार का हम लोग प्रयोग करते हैं। सेम यहाँ पर हमारे पास नीचे 3 चित्र और दिए गए हैं। इसमें हम लोग एक T1 ताप इसमें बनाया हुआ है। यहाँ पर एक चालक पृष्ठ रखा गया है, बाकी तरफ से हमने इसमें कुचालक दीवार को उष्मा स्रोत प्रदान कर रहे हैं। एक है हमारे पास पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, इसमें पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं भरा है, कोई गैस इसमें नहीं भरी गई है। और एक है हमारे पास इस तरीके का प्लेटफॉर्म जिसमें तापमान T2 है और यहाँ पर हमारे पास सिंक लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास चालक का एक पृष्ठ है। अब सभी चीजों को हम लोग आगे समझेंगे किस प्रकार से हम इनका उपयोग करेंगे और आगे हम समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम को भी, प्रसार को भी, संपीड़न को भी, सभी चीजों को समझेंगे। तो यह एक नियत दाब T1 पर रखा जाता है। सिंक स्रोत ताप से कम रहता है, इसको कितनी भी ऊर्जा दी जाती है यह T2 पर स्थिर बना रहता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे जो फर्स्ट में डायग्राम मैंने दिखाया था सिंक वाला, और जो हमारा पूर्ण रूप से भरा हुआ था गैस उसमें नहीं था, एक हम लोग पिस्टन का प्रयोग किया था, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर डेरिवेट कर रहे हैं। इस चीज को आप पूर्व में डेरिवेट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि यह एक हमारे पास तापमान T1 पर रखा जाता है। सिंक स्रोत ताप से कम रहता है क्योंकि कितनी भी ऊर्जा दी जाए यह T2 पर स्थिर बना रहता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से कुचालक दीवार का प्रयोग करते हैं, मतलब कितनी भी ऊर्जा देते हैं कि T2 पर हमारा स्थिर रहता है। सिलेंडर और पिस्टन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर संपूर्ण सुचालक दीवार पर आधारित होता है। इस सिलेंडर में पूर्ण कुचालक पिस्टन लगा होता है जिसका गति घर्षण रहित होती है, मतलब यहाँ पर हमारे जो घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है तो यह घर्षण रहित होता है। यहाँ बस पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म होता है सिलेंडर में के लिए, इस स्टैंड का कार्य करता है जो हमारा पूर्ण कुचालक एक
डिब्बा था आयताकार, उसको हम लोग पूर्ण कुचालक जो प्लेटफॉर्म होता है उसका हम लोग स्टैंड के रूप में कार्य करवाते हैं उससे। यहां पर आते हैं हमारे कार्नोट चक्र के फॉर्मूलास पर। तो अगर आपका पेपर में कम नंबर का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 5 नंबर का आया, 10 नंबर का आया, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला को याद कर लीजिए। आप फॉर्मूला को प्रूव करने बैठेंगे तो फिर आपको दिमाग इधर उधर हो जाएगा। थोड़ा सा आप फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, याद करने का ट्रिक आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर सभी चीजों में एक चीज, कुछ कुछ चीजें कॉमन रहती हैं। जैसे यहाँ पर हमारा समतापी प्रसार है, उसी प्रकार से हमारा समतापी संपीड़न में भी सेम रहेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। मतलब दो फॉर्मूलाज एक जैसे होंगे और दो फॉर्मूलाज एक जैसे होंगे, मतलब दो फॉर्मूलाज इस समान समान के रूप में होते हैं। समतापी संपीड़न का समतापी प्रसार के रूप में होता है और दोष में प्रसार का रुद्धोष्म संपीड़न के जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास W1 मतलब कार्य, हम समतापी प्रसार में होने वाले कार्य को निकाल रहे हैं W1। यहाँ पर हमारे पास W1 Q1 हो गया, Q1 मतलब उष्मा, उष्मा यहाँ पर Q1 हो जाती है। जहां पर N हमारे गैस में उपस्थित मोलों की संख्या है, R रेडवर्ग नियतांक है, T1 तापमान है, हमारे पास तापमान में परिवर्तन T1, समतापी प्रसार में तापमान T1 है। log E V2 अपॉन V1 मतलब यहाँ पर वॉल्यूम में हमारे चेंजेस हुए थे तो V1 से V2 हमारे पास वॉल्यूम हो गई है। ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 1। जो मैंने बोला है उसी को आप रिपीट कर करके सुनेंगे तो एक बार में आपको तुरंत ही दिमाग में छप जाने वाला है। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो रुद्धोष्म प्रसार का फॉर्मूला है, जिसमें W1 W2 का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं एन आर, यहाँ पर एन मोलों की संख्या, आर रेडवर्ग नियतांक, T1 माइनस T2 हमारे पास जो तापमान है, T1 में T2 को हम लोग घटा रहे हैं। यहाँ पर हम गामा का प्रयोग कर रहे हैं, गामा माइनस 1। इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर समतापी प्रसार कहा जा रहा है। समतापी प्रसार होता क्या है, रुद्धोष्म प्रसार होता क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। समतापी प्रसार होता है जिसमें निकाय का तापमान स्थिर होता है, उसे हम लोग समतापी प्रसार कहते हैं। मतलब उसके तापमान में परिवर्तन उतना नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर नहीं होता है। ठीक है, समतापी प्रसार कहते हैं। और जो रुद्धोष्म प्रसार होता है उसकी प्रक्रिया में कोई भी हमारे जो हमारे प्रणाली है, मतलब कोई गैस है, उसमें बिना किसी उष्मा के आदान प्रदान के उसमें इस विस्तार करते हैं, मतलब हम लोग उसको स्ट्रेच करने का काम करते हैं। सिंपली फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी गैस होती है ना, उसी को हम लोग केवल विस्तार करते हैं बिना किसी उष्मा दिए। मतलब उष्मा के, हमारा कोई भी उष्मा मतलब टेम्परेचर हमने यहाँ पर इसलिए बनाया था, टेम्परेचर का प्रयोग किए बिना उसमें हम लोग विस्तार करते हैं हमारे गैस का। ठीक है, रुद्धोष्म और समतापी प्रसार समझ गए। अब हम लोग देखते हैं समतापी और रुद्धोष्म संपीड़न के बारे में। तो समतापी संपीड़न, समतापी संपीड़न क्या होता है? संपीड़न का अर्थ होता है कि जब कोई भी हमारा जो कंप्रेस संपीड़न मतलब होता है दबाव देना, कंप्रेस करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास समतापी संपीड़न अर्थात इसमें तापमान स्थिर रहती है, और जब हम इसमें गैस को, संपीड़न मतलब कंप्रेस किया जाता है, हम लोग गैस को इसमें दबाने का काम करते हैं। तापमान उतना ही रहेगी, गैस को हम लोग प्रेशराइज्ड करने का काम करेंगे। और रुद्धोष्म संपीड़न में क्या होता है कि जिसमें गैस को संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है, लेकिन उसके आसपास के वातावरण के साथ साथ उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब उसमें हम लोग इस प्रकार से दीवार का प्रयोग करते हैं, कुचालक दीवार का, जिससे उसके उष्मा में आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रुद्धोष्म संपीड़न। तो इनके फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर हमारे पास समतापी संपीड़न में यहाँ -W3 का प्रयोग किया जा रहा है। इसको आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हम नीचे में ग्राफ हमने बनाया है। यहाँ पर क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कार्य हमारा उल्टा हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर -W3 का प्रयोग किया है। मतलब मैंने बताया ना, एक चक्र के रूप में, मतलब यह सबसे पहले अभिक्रिया से उत्पाद बना, फिर यह वापिस हो रहा है, उत्पाद से अभिक्रिया बन रहा है। मतलब यह एक चक्र के रूप में कार्य करता है, उसी को बोलते हैं उत्क्रमणीयता। यहाँ पर वही चीज हो रही है कि समतापी संपीड़न के पश्चात तो माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर वापिस ये रिवर्स गियर में अब चल रहा है। तो यहाँ पर -W3 हो गया। Q2 बराबर Q मतलब उष्मा में परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। समतापी में ही उष्मा में परिवर्तन, उष्मा तापमान स्थिर रखा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर Q2 का प्रयोग कर रहे हैं। तो N2 NRT2 log E, सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा था नीचे में V1 और ऊपर में V2 लिखा था, जस्ट ऑफ यहाँ पर V3/V4 हो गया है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लेते हैं रुद्धोष्म संपीड़न में, तो -W4 लेंगे, NR
T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। सेम फॉर्मूला, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं लेनी है। इसमें क्या हो रहा है कि ये वापस से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके तापमान भी सेम टू सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्राफीय संरचना को। तो ग्राफीय संरचना में यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम और दाब पर हम लोग ने एक ग्राफ बनाया है, जिसमें यहाँ पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक समतापी प्रसार हो रहा है, बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, सी से डी तक समतापी संपीड़न और डी से ए तक रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट में दाब हमारा P1 V1 T1 था, मतलब दाब, आयतन और ताप P1 V1 T1। बी पर P2 V2 T1। यहाँ पर T1 अर्थात यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है समतापी प्रसरण में, तापमान स्थिर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर T1 का प्रयोग किया है। सेम हमारा आता है नीचे की ओर P3 V3 और T2। यहाँ पर ताप में परिवर्तन हुआ, रुद्धोष्म प्रसार में, रुद्धोष्म प्रसार में ताप में परिवर्तन हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ P3 V3 और T2। अब हम समतापी संपीड़न होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, ताप टेम्परेचर हमारे पास वही रहेगा T2 ही, और P4 V4 और T2। इस प्रकार से यहाँ पर समतापी संपीड़न हुआ, फिर उसके पश्चात हमारा वापस एक ओर गया तो रुद्धोष्म संपीड़न होता है, वापस हम पहुंच जाते हैं हमारे प्राथमिक उत्पाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास ग्राफ काम करता है। इस ग्राफ को आप बना लीजिएगा अपने पेपर में, फुल मार्क्स आपको पूरी तरीके से मिल जाने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इंजन होता है वो P1 V1 T1 पर होता है, ए से बी तक जो प्रसार होता है उसे समतापी प्रसार, मतलब आपको केवल और केवल अब ग्राफ को डेरिवेट कर देना है, क्योंकि ग्राफ समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि आपको नंबर ज्यादा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आप ग्राफ डेरिवेट करना है कि ए से बी तक में क्या हो रहा है। यहाँ पर प्रसार होता है, समतापी प्रसार होती है, जिसमें तापमान नियत रहता है। अब हम लोग देखते हैं समतापी प्रसार में टोटल ऊर्जा के बारे में, जो हमारा है कार्नोट चक्र। तो समतापी प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य जो हमारा था W, और अवशोषण की गई ऊष्मा जो हमारी थी Q। तो यहाँ पर W1 इक्वल टू Q1 हो जाएगी, मतलब कार्य बराबर ऊष्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ईटा जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है प्रक्रम में किया गया कार्य बटे ऊष्मा, मतलब कार्य W1 अपॉन Q1 जो हो जाएगी वो हमारी ईटा के फॉर्मूला हो जाएगी W1 अपॉन Q1। तो अब हमें निकालना है कुल कार्य के बारे में, मतलब हमारे पास जो पूरा का पूरा चक्र घूम रहा था उस चक्र का पूर्ण कार्य निकालेंगे, तो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने वहां पर बताया था कि तापी संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न में माइनस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक स्टेप हमारा जैसे अभिक्रिया से उत्पाद बना, अभिकारक से उत्पाद, तो वही चीज है कि उत्पाद से अभिकारक बन रहा है, मतलब विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा था कि हमारा V2 और V4 का मान समान था, V2 और V4 का मान समान था, अर्थात हमारे V2 और V4 आपस में यहाँ पर साफ हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा W1 माइनस W3। अब हम लोग क्या करेंगे कि W1 हमारा Q1 था और W3 हमारा Q2 था, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, आप लोग 2 कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर W इक्वल टू nRT1 जो हमारे Q1 की फॉर्मूला, मतलब W1 बराबर हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसको हमको यहाँ रखना है, और W2 बराबर जो हमने निकाला था उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तक बताओ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उस दिक्कत का जवाब आपको दिया जाएगा। तो BC और DA रुद्धोष्म प्रक्रम है तथा ताप T1 और T2 के बीच यह प्रक्रम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास BC और DA में रुद्धोष्म प्रसार रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और ताप T1 और T2 के बीच में यह प्रक्रम होता है, अतः आयतन में परिवर्तन अनुपातिक होता है, लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब उनके आयतन में जो परिवर्तन होता है वो लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखा, अब मैंने बताया था कि उसमें उनके आयतन में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, तो वही चीज है कि यहाँ पर W2 अपॉन W1 जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जो होता है वो W3 अपॉन W4 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर हम अगर समीकरण में देखें तो यहाँ पर हमारे पास था W4 अपॉन W3, यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा W3 अपॉन W4 है, तो यहाँ पर हम लोग W2 अपॉन W1 लिख सकते हैं। तो वही चीज है कि हमने यहाँ पर W2 अपॉन W1 लिख दिया है, और जब हम लोग इसमें से कॉमन लेकर के सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा
T1 माइनस T2। तो इस प्रकार से यहाँ बस हमारे सारे टर्म कॉमन में आ जाएंगे, बस T1 और T2 हमारे पास बचेंगे जिसमें होगा तापमान में परिवर्तन, और यहाँ पर हमारे पास W का मान निकल करके आ जाएगा। ये पूरा टर्म हमारा W का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने दक्षता बराबर ईटा बराबर फॉर्मूला हमने निकाला था W/Q1, तो वही चीज है कि W बराबर होता है Q1 माइनस Q2/Q1, W बराबर, ठीक है। तो हमने जो ऊपर में लिखा था Q1 माइनस Q2, यहाँ पर मैंने बोला ना यहाँ पर Q2 है, तो Q1 माइनस Q2 जो हमारा W का फॉर्मूला था उसी को यहाँ पर हमने पुट किया है, तो Q1 माइनस Q2/Q1 आ गया है। इसको जब हम लोग लघुत्तम को इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2/Q1। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली फॉर्मेट में यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला प्राप्त हुए हैं W के मान को, उसको हमको यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब क्या किया जाएगा, सिंपली फॉर्मेट में यहाँ पर W के मान को हम लोग पुट करेंगे और Q1 के मान को हम लोग पुट करेंगे, फिर सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो हमने दक्षता बराबर निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास W का फॉर्मूला हो गया NR T1 माइनस T2 log E V2/V1, और जो हमारे पास Q1 का फॉर्मूला था NR T1 log E V2/V1। तो यहाँ बस आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ बस हमारे ये टर्म और NR पूरा कट जा रहा है, केवल T1 माइनस T2/T1 ही बच रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ बस हमारे पास T1 माइनस T2/T1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर से हमारे पास सीधे फॉर्मेट में ईटा दक्षता बराबर निकाल देनी है 1 माइनस T2/T1। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास सिद्ध हो जाता है कार्नोट चक्र की दक्षता का फॉर्मूला। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ लाइक सब्सक्राइब करते हुए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।